प्रथम विश्व युद्ध कब 1900 बच्चों 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध आसियान हो गया और चाइना भी जो है एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में धीरे धीरे बच्चों उभरने लगा। और जो अमेरिका सिर्फ एक शक्तिशाली देश था, अब अमेरिका नहीं, अब बहुत सारे देश का शक्तिशाली होते चला गया। यूनियन 27 देशों का एक समूह है बच्चों। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा यूरोपीय यूनियन कितने देशों का एक समूह है। यूरोपीय यूनियन 27 देशों का समूह है। क्या 27 देशों का समूह है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे माय डियर। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 करने वाले हैं। ठीक है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का वन शॉट एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, इसी क्लास में आपका पूरा का पूरा जितना भी थ्योरी होगा सारा का सारा हम क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। और बता दें माय डियर कि आपके क्लास 12th में जो पॉलिटिकल साइंस के 2 बुक होते हैं, एक विश्व राजनीतिक, एक भारतीय राजनीतिक। तो ये विश्व राजनीतिक के बच्चों, विश्व राजनीतिक के ये चौथा चैप्टर है, सत्ता में वैकल्पिक केंद्र। इससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, यदि आप 12th में हो और 2026 में एग्जाम देने को सोच रहे हैं तो देर किस बात की, आप जल्द ही एक सुनहरा सा बैच है जो कि जिस बैच का नाम होने वाला है संघर्ष बैच। ठीक है बच्चों, संघर्ष बैच 2026 योद्धा एकेडमी ये प्यारा सा बैच को लेकर आए हुए हैं। और बिल्कुल ये हिंदी मीडियम रहने वाले हैं। और इसकी जो प्राइस है मात्र 1199 रुपए है। क्या बच्चों, 1199 रुपए हैं। और इस क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश आदि होने वाले हैं। इसमें आपको क्रिश सर, रोहित सर और आपके रसगुल्ला सर, अनुराग सर पढ़ाने वाले हैं। और इसमें सर क्या क्या विशेषता है, क्या क्या क्वालिटी रहेगा, इस अगर हम बैच को परचेस करते हैं तो हमें क्या क्या फायदा होगा। ठीक है, एक लाइन में फायदा की बात अगर कर लें बच्चों तो रिकॉर्डेड क्लास मिलने वाला है, लाइव क्लास मिलने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डेली प्रैक्टिस पेपर और पैनल पीडीएफ, ये तमाम चीज आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ये तमाम चीज आपको क्या मिलने वाले हैं। चलिए डायरेक्ट हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, आपको अगर यह चैप्टर पूर्णतः रूप से कवर करना है तो सबसे पहले डियर आपको पूरा का पूरा ये वीडियो देखना होगा शुरू से लेके अंत तक। यदि शुरू से अंत तक आप इस क्लास को देखते हैं, मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। और इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न यदि बिहार बोर्ड 2026 में पूछते हैं तो 100% आप जवाब दोगे। क्या 100% बच्चों जवाब दोगे। चलो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का जो हम लोग परिचय जानेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे। ठीक है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का जो परिचय है वो परिचय को शुरुआत कब होती है, 19th सेंचुरी 90 से, यानी 1990 से स्टार्ट होती है। क्या 1990 से बच्चों क्या होती है, शुरू होती है। कब, 1990 से। बोलेंगे 1990 के दशक शुरू में विश्व राजनीति के 2 ध्रुवीय व्यवस्था के टुकड़े के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। अर्थात बच्चों की कह रहा है कि आप जानते हैं क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध, जैसे कि अगर हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब 1900 बच्चों 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद शीत युद्ध का दौर क्या हुआ, शुरू हुआ। अगर कोई बच्चे ये पूछ ले आपसे शीत युद्ध ये पूछ ले बच्चों शीत युद्ध के विषय में, तो कोई अगर आपसे शीत युद्ध के विषय में पूछ ले, ठीक है, शीत युद्ध के विषय में बच्चों, शीत युद्ध के विषय में कोई आपसे, ध्यान दीजिएगा, शीत युद्ध के विषय में कोई आपसे अगर पूछ ले तो ये जो शीत युद्ध का जो काल है 1945 से 1991 ईस्वी तक, क्या
1945 से बच्चों 1991 ईस्वी तक शीत युद्ध चला था। शीत युद्ध के बाद 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ का विघटन होने के बाद बच्चों एक ध्रुवीय व्यवस्था आया, मात्र एक ही शक्ति उभर कर सामने आया जो अमेरिका था। जो क्या था? अमेरिका था। लेकिन बाद में बच्चों धीरे धीरे, ठीक है, रूस और फ्रांस, इंग्लैंड, ठीक है, ये सब भी, ये अन्य देशों भी क्या शक्ति में आया और फिर लोगों को वैकल्पिक अर्थात विकल्प मिल गया चुनने के लिए, ऑप्शन मिल गया कि कौन शक्तिशाली, अब सिर्फ अमेरिका नहीं और भी क्या शक्तिशाली देश हो चुके हैं, उसका भी हम समर्थन कर सकते हैं। तो वही कहते हैं बच्चों 1990 के दशक के शुरू में विश्व राजनीतिक में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेगा। अर्थात एक ध्रुवीय जो अमेरिका का उदाहरण है उसको क्या समाप्त करेगा बच्चों, क्या करेगा? समाप्त करेगा। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान दीजिएगा। शीत युद्ध के बाद, ठीक है, शीत युद्ध के, ध्यान दीजिएगा, शीत युद्ध के बाद समय काल में काफी लंबे समय तक अमेरिका का वर्चस्व बना रहा, पर धीरे धीरे यूरोप में यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, क्या यूरोप में, क्या यूरोप में बच्चों यूरोपियन यूनियन बना। क्यों बना? क्योंकि अमेरिका के शक्ति को, अमेरिका के शक्ति का बराबरी कर सके या अमेरिका की शक्ति को छीन कर सके, उसको तोड़ सके, ठीक है। तथा एशिया, ध्यान दीजिए बच्चों, एशिया में आसियान नामक संगठन बना। ये यूरोपीय संघ और आसियान दोनों का एक ही उद्देश्य था कि लोगों को वैकल्पिक मिले, क्या? लोगों को वैकल्पिक मिले, सत्ता का वैकल्पिक जो है ऑप्शन, मतलब सत्ता के लिए जनता को एक ऑप्शन के रूप में मिले। ठीक है, चलिए, जैसे संगठन शक्ति के वैकल्पिक केंद्र के रूप में विकसित होने लगे, इसके साथ ही विगत वर्षों में चीन भी एक प्रबल आर्थिक शक्ति बनकर उभरा। और जैसे जैसे यूरोपीय संघ हो गया, आसियान हो गया और चाइना भी जो है एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में धीरे धीरे बच्चों उभरने लगा। और जो अमेरिका सिर्फ एक शक्तिशाली देश था, अब अमेरिका नहीं, अब बहुत सारे देश क्या शक्तिशाली होते चला गया। ठीक है, शक्तिशाली देश होते चला गया। आगे ध्यान दीजिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे यूरोपीय संघ की शुरुआत। यूरोपीय संघ की शुरुआत कैसे हुआ, यूरोपीय संघ की शुरुआत क्यों हुआ, यूरोपीय संघ की शुरुआत कब हुआ, इन तमाम चीजों के विषय में अब हम लोग जानने वाले हैं डियर। अब हम लोग जानने वाले हैं, बस मेहनत जारी रखना, सफलता तो तुम्हारे पीछे भागे भागे आ जाएगा। ठीक है, मेहनत जारी रखना बच्चों, सफलता तुम्हारे पीछे भागे भागे दौड़े दौड़े आ जाएगा। नहीं, चलिए, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, क्या? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय के देशों की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ। जो यूरोपीय देश हैं, इस यूरोपीय देशों को बहुत नुकसान हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देश को बहुत ज्यादा क्या हुआ बच्चों? नुकसान हो गया। क्या है? नुकसान हो गया। करा कि अमेरिका ने, ठीक है, पश्चिमी यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन के लिए बहुत मदद की थी, जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। जिसे मार्शल योजना के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। क्या बच्चों बोलेंगे? पश्चिमी यूरोप के देश की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत मदद की थी। किसने? अमेरिका ने। बच्चों अमेरिका देश जो है पश्चिमी यूरोप के आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए मदद किया। इस मदद को ही मार्शल योजना कहा गया। क्या? मार्शल योजना कहा गया। ध्यान दीजिए बच्चों, और आगे समझेंगे। करा मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुआ। हम लोग कह सकते हैं यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुआ? 1948 ईस्वी में हुआ। कब हुआ बच्चों? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 ईस्वी में 1948 में हुआ, अमेरिका के सहयोग से। क्या? अमेरिका के सहयोग से।
आगे, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद की गई। उस समय अमेरिका के विदेश मंत्री मार्शल थे। अमेरिका के विदेश मंत्री क्या थे बच्चों? मार्शल थे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्शल थे और अमेरिका के विदेश मंत्री के सहयोग से ही पश्चिमी यूरोप की सहायता हुआ था। क्या बच्चों? पश्चिमी यूरोप की सहायता, पश्चिमी यूरोप की जो सहायता हुआ था वो सहायता ठीक है, वो सहायता अमेरिका, ठीक है बच्चों, वो सहायता अमेरिका के क्या, वो सहायता जो है अमेरिका के विदेश मंत्री मार्शल थे और मार्शल पश्चिमी यूरोप को सहयोग किया, इसलिए इसे मार्शल योजना का नाम दिया गया। क्या? मार्शल योजना का नाम दिया गया। आगे ध्यान दीजिएगा, इसलिए इस योजना को मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग जानेंगे यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन क्या होता है। व्हाट इज यूरोपीय यूनियन? क्या होता है यूरोपीय यूनियन बच्चों? आइए फटाफट पढ़ लेते हैं। मजा आ रहा है ना? कहोगे यस गुरुजी मजा आ रहा है। बस इसको समझते जाइएगा बच्चों, समझते जाइएगा। पेपर पेन खोल लीजिए, जहां लिखने का मन है लिख डालिएगा। तो यूरोपीय संघ, ध्यान दीजिएगा, यूरोपीय यूनियन बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, maastricht संधि 1992 के तहत यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ था। बच्चों यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुआ था किस संधि के तहत हुआ था और कब हुआ था? यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 ईस्वी में हुआ था और किस संधि? तो याद रखिएगा maastricht संधि के तहत हुआ था। करा इस संधि को नीदरलैंड के, ठीक है, maastricht में यूरोपीय समुदाय के सदस्यों द्वारा 7 फरवरी 1992 को हस्ताक्षरित किया गया था। बच्चों ध्यान दीजिएगा, 7 फरवरी 1992 को संधि किया गया था, यह हस्ताक्षर किया गया था यूरोपीय संघ पर। किस संघ पर बच्चों? यूरोपीय संघ पर। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, किस संघ पर? यूरोपीय संघ पर किया गया था, ताकि यूरोपीय एकीकरण को आगे बढ़ाया जा सके। आगे, यूरोपीय यूनियन 27 देशों का एक समूह है। बच्चों ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, यूरोपीय यूनियन कितने देशों का एक समूह है? यूरोपीय यूनियन 27 देशों का समूह है। क्या? 27 देशों का समूह है। एक सशक्त आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करती है। यह जो यूरोपीय संघ कार्य करती है, एक सशक्त आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करती है। क्या? राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करती है। आगे बच्चों ध्यान दीजिएगा, कहते हैं इसके 19 सदस्य, ठीक है, 19 सदस्य देश अपनी आधिकारिक मुद्रा के तौर पर यूरो का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इसके जो 27 देश जो है यूरोपीय संघ है, यूनियन है, ठीक है, यूनियन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यूरोपीय यूनियन जो है वो यूरोपीय यूनियन में 27 देशों में से 19 देश ऐसा है जो क्या करता है बच्चों? मुद्रा के तौर पर, आधिकारिक मुद्रा के तौर पर यूरो का प्रयोग करता है। जबकि 8 देश कौन कौन बच्चों? जबकि 8 देश ऐसे हैं, ध्यान दीजिए बच्चों, 27 देश का जो यूरोपीय यूनियन है या यूरोपीय संघ है, उस 27 देश में से 19 ऐसा देश है जो यूरोप के आधिकारिक मुद्रा, ठीक है, यूरो को मानता है। कौन? यूरो को मानता है। लेकिन 8 देश बच्चों, 8 देश ऐसे हैं, 19 8 27 होता है, 8 सदस्य ऐसे हैं जो, जिसका नाम है, ध्यान दीजिएगा, बुल्गारिया है, क्रोएशिया है, चेक गणराज्य है, डेनमार्क है बच्चों, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन। ठीक है, ये सब यूरो का उपयोग नहीं करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय संघ के देश यूरो का उपयोग नहीं करते हैं? तो इसमें से कोई भी देश का एक नाम लिख दीजिएगा, या कोई भी देश 4 ऑप्शन में से होगा वही सही हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय संघ के देश यूरो का प्रयोग करते हैं, यूरो को अपने मुद्रा के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ऊपर ध्यान दीजिए बच्चों, यहां ध्यान दीजिएगा, ये सब देश जो होगा वो नहीं होकर शेष जो बचेगा वो देश हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, आगे कहते हैं, एक ध्यान दीजिएगा, यह एक विशाल राष्ट्र की तरह अस्तित्व में आया। जो यूरोपीय संघ है वो एक विशाल कंट्री के तरह अस्तित्व में
आया। इसके पास अपना झंडा है, गाना है, गान मतलब गान, स्थापना दिवस है, मुद्रा है। किसके पास? यूरोप के पास, ठीक है, यूरोपीय संघ के पास। 2012 में यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया है? कहिएगा 2012 में। कब? 2012 में। अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे यूरोपीय संघ का उद्देश्य। अभी तो यूरोपीय संघ की स्थापना को जान लिए, यूरोपीय संघ की स्थापना को जान लिए। अब हम लोग जानेंगे यूरोपीय संघ के, ध्यान दे बच्चों, अब हम लोग जानेंगे यूरोपीय जो संघ है ना, उस यूरोपीय संघ का क्या उद्देश्य है, क्या क्या उद्देश्य है। आइए उद्देश्य को पढ़ते हैं। पहला उद्देश्य बच्चों, यूरोपीय संघ के सभी नागरिकों के लिए शांति, मूल्य एवं कल्याण को प्रोत्साहित करना। क्या? यूरोपीय संघ के जो भी लोग हैं, यूरोपीय संघ के अंतर्गत जो भी लोग हैं, वो सुकून की सांस ले बच्चों। क्या? सुकून की सांस ले। और सुकून की जो सांस लेंगे, कैसे लेंगे? तो शांति, मूल्य और कल्याण को प्रोत्साहित कर रहा था। मतलब जो शांति इलाका है, ठीक है, शांति, मूल्य और कल्याण को चाहता था, शांति इलाका बनाना चाहता था। आगे दूसरा देखिएगा, आंतरिक सीमाओं के बिना स्वतंत्रता, सुरक्षा एवं न्याय प्रदान करना। तीसरा, सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का निराकरण करना। चौथा, वैज्ञानिक और तकनीकी, ध्यान देगा, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना। यूरोपीय संघ देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय एकजुटता एवं समन्वय को बढ़ावा देना। मतलब यूरोपीय संघ चाहते थे कि जो मध्य वर्ग के लोग हैं वह भी, उनको भी क्या बढ़ावा दिया जाए, उन्हें भी जीने के अधिकार है, उन्हें भी रेंज रोवर पर घूमने की अधिकार है बच्चों, ठीक है। मतलब 4 व्हीलर, उच्च क्वालिटी की 4 व्हीलर, BMW, रेंज रोवर, हमसे तो ज्यादा तुम लोग जानते होंगे कौन कौन सी गाड़ी होती है, ठीक है, कौन कौन सी गाड़ी होती है, ठीक है। हम लोग के पास तो बस आप जानते ही हो बच्चों, बस छोटी मोटी गाड़ी है, टाटा कर्व है बच्चों, ठीक है, उसके बाद स्कॉर्पियो एन है, यही सब गाड़ी है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, कहते हैं इसकी समृद्धि, सांस्कृतिक और ध्यान देगा भाषाई विविधता का सम्मान करना, और आगे करा एक आर्थिक और, ठीक है, मौद्रिक यूनियन की स्थापना करना जिसकी मुद्रा यूरो है, जिसकी मुद्रा क्या है? यूरो है, ठीक है बच्चों, जिसकी मुद्रा क्या है? यूरो। जल्दी से आप लोग कमेंट में छापो, भारत, पाकिस्तान और नेपाल की मुद्रा क्या है बच्चों, क्या है? जल्दी से छाप दो कमेंट में, तुम लोग जानते होंगे। चलिए अगला हमारा है टॉपिक बच्चों, यूरोपीय संघ की विशेषता। अब हम लोग यूरोपीय संघ के उद्देश्य जान लिए, तो अब हम लोग यूरोपीय संघ की विशेषता को जानेंगे। क्या बच्चों? यूरोपीय संघ की जो विशेषता है वो विशेषता क्या है, ठीक है, यूरोपीय संघ की विशेषता क्या है? तो बोलेंगे यूरोपीय संघ की, ध्यान देगा, अनेक विशेषताएं उसे एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाती है। पहला कहते हैं एक महाद्वीप के देशों की भौगोलिक निकटता इस संघ को मजबूती प्रदान करती है। क्या? इस संघ को मजबूती प्रदान करती है। कहते हैं इस महाद्वीप के देशों की भौगोलिक निकटता इस संघ को मजबूती प्रदान करती है। इस संघ को क्या करती है? मजबूती प्रदान करती है। क्या? स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है। आगे बच्चों कहते हैं यूरोपीय संघ की आर्थिक प्रभाव काफी प्रबल है, यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अर्थात यूरोपीय संघ की जो विशेषता है, यूरोपीय संघ विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। क्या बच्चों? यूरोपीय संघ विश्व के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, ठीक है। करा इसका सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, 12,000 अरब डॉलर, ठीक है, 12,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। और तीसरा, यूरोपीय संघ का अपना झंडा, स्थापना दिवस तथा मुद्रा भी है। और आगे ध्यान दीजिएगा, चौथा विशेषता यह है यूरोपीय संघ की बच्चों कि विश्व व्यापार में उनकी, ध्यान दे, उसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। लो, ओह माय गॉड, ठीक है, यूरोपीय संघ जो अमेरिका कर रहे थे अभी तक, वो अमेरिका से भी 3 गुना, क्या? 3
3 गुना, ठीक ही सुना रसगुल्ला, 3 गुना क्या शक्तिशाली हो गया है, 3 गुना अधिक है। ठीक है, चलिए उसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नजदीकी देशों पर भी नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर दराज देशों पर भी पड़ा है। ठीक है, दूर दराज देशों पर भी पड़ा है। यूरोपीय संघ के सदस्य फ्रांस संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। कहते हैं यूरोपीय संघ जो है फ्रांस संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी क्या है, सदस्य है। किसी भी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होने का यह तात्पर्य है कि उस सुरक्षा परिषद में जितने भी कंट्री होगा वो सब कंट्री, अगर आपके साथ किसी अन्य कंट्री का लड़ाई होगा तो वो जो सुरक्षा परिषद में जितना भी देश है सब आपके साथ हो जाएगा, सब आपकी मदद करेगी। ठीक है बच्चों, सब आपकी क्या करेगी, मदद करेगी। आगे ध्यान दीजिएगा, यूरोपीय संघ के कई देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में शामिल होते हैं। और आगे बच्चों, सैनिक क्षमता की दृष्टि से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्या है बच्चों, सेना है। ठीक है, यूरोपीय संघ देश फ्रांस परमाणु संपन्न देश है। यूरोपीय संघ के जो देश हैं फ्रांस, यूरोपीय संघ के जो देश हैं फ्रांस वो परमाणु संपन्न देश हैं। यानी यूरोपीय संघ में जो शामिल हुए हैं फ्रांस भाई, वो फ्रांस के पास परमाणु बम है। ठीक है, परमाणु बम है। आगे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग जानेंगे यूरोपीय संघ की कमजोरियां, क्योंकि होता है सुना होगा बच्चों, हर एक आदमी का अच्छाई है तो उनका बुराई भी है, उनकी विशेषता है तो उनकी जो है कमजोरी भी है। ये होता ही है, ये सच बात है, ये क्या है, सच बात है। तो यहाँ पर बच्चों यूरोपीय संघ की कमजोरियों को हम लोग देखने वाले हैं। बोलेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यूरोपीय संघ की कमजोरियों को हम लोग देखेंगे और समझिएगा किस प्रकार से। पहला, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की अपनी अलग विदेश नीति और रक्षा नीति, यह नीति कई बार एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। यूरोपीय संघ के जो सदस्य के देश की अपनी अलग अलग जो नीति है, यही नीति कई बार एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। अर्थात यूरोपीय संघ के जो भी देश हैं वही देश अंदरूनी में, अर्थात यूरोपीय संघ के जितने भी सदस्य देश हैं वो सदस्य देश ही आपस में एक दूसरे से उलझ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है डेनमार्क और स्वीडन से, ठीक है, maastricht संधि साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो का विरोध किया गया है। डेनमार्क और स्वीडन ने maastricht संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो का क्या किया, विरोध किया। यूरोपीय मुद्रा क्या है, यूरो, उसका विरोध किया गया। तीसरा, यूरोपीय संघ की स्थापना के समय अब तक कई सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन में हिस्सा रहे हैं। मतलब जिसको आप देखिए, सही बात है, आप यूरोपीय संघ बना है कि अमेरिका जो है, अमेरिका उनके शक्तियों को कम करें, उनका मुकाबला करें, उनके शक्तिशाली वो शक्तिशाली है तो हम भी शक्तिशाली बनकर उसका मुकाबला करें। लेकिन यूरोपीय संघ में कई ऐसे देश शामिल हैं जो पहले क्या था, अमेरिका का सपोर्टर था और बाद में क्या हो गया, यूरोप का सपोर्टर हो गया। ठीक है बच्चों, ये भी कमजोरियां हैं। यूरोपीय संघ की कुछ नीतियों के कारण ब्रिटेन यूरोपीय संघ से जून 2016 में, याद रखिएगा बच्चों, जून 2016 में एक जन मत संग्रह द्वारा अलग होने का निर्णय किया। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि यूरोपीय संघ से ब्रिटेन क्या हुआ, 2016 में निकलने का प्रयास किया। क्या किया, निकलने का प्रयास किया। अब हम लोग जानेंगे बच्चों यूरोपीय संघ के प्रभाव, ध्यान दीजिएगा, यूरोपीय संघ के प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाने वाले कारक कौन कौन से, हैं, उन कारकों के विषय में जानेंगे। क्या, उन कारकों के विषय में जानेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए बोलेंगे यूरोपीय संघ के कुछ, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम बात करते हैं यूरोपीय संघ के कुछ विशेष कारक इसके प्रभाव क्षेत्रीय संगठन को बनाते हैं, जो निम्नलिखित इस प्रकार है। क्या, निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहला आपका हो गया, सभी सदस्य देश भौगोलिक दृष्टि से जुड़े हुए हैं। जो यूरोपीय संघ की प्रभावी क्षेत्र हैं वो कह रहा है कि यूरोपीय संघ के जितने भी सदस्य हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं बच्चों, भौगोलिक दृष्टि से। दूसरा, सभी देश ने साझी मुद्रा यूरो को अपनाया। जितना भी यूरोपीय संघ में देश थे वह बाद में क्या, यूरो मुद्रा को क्या किया, अपना लिया। क्या किया, अपना लिया। तीसरा बच्चों, सभी देशों की विदेश नीति सुरक्षा नीति भी समान है। सभी
देशों में उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सभी देशों का दूरगामी ध्येय अमेरिकी वर्चस्व से मुक्ति पाना था। जितना भी देश है यूरोपीय संघ में, सबका एक ही उद्देश्य है कि अमेरिका के वर्चस्व से दूर रहना, अमेरिका के वर्चस्व से अलग रहना। क्या? अमेरिका के वर्चस्व से अलग रहना। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आसियान। क्या? आसियान पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आसियान पढ़ने वाले हैं। क्या? आसियान पढ़ने वाले हैं, जिसका शुरुआती में 5 सदस्य हुआ, बाद में 10 सदस्य हो गया। क्या? शुरुआती में 5 सदस्य, बाद में 10 सदस्य हो गया। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो आसियान देख रहे हैं, सबसे पहले 2 अंक में आपको ये पूछ दिया जाएगा, आसियान का पूर्ण रूप लिखें। क्या पूछता है? 2 अंकों में प्रश्न आपको दे सकता है कि आसियान का क्या पूर्ण रूप लिखें। बोलेंगे दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों के संगठन, अर्थात A फॉर एसोसिएशन, ठीक है, ऑफ, S फॉर साउथ, ठीक है, E फॉर ईस्ट, ठीक है, फिर A फॉर एशियन और N फॉर नेशन। इसका हिंदी हुआ दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रों के संगठन। ठीक है बच्चों, इसकी स्थापना कब हुआ? अगर स्थापना कोई भी पूछ दे कि इसकी स्थापना कब हुआ, तो कब हुआ स्थापना बच्चों? आसियान का 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में एक घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत इस क्षेत्रीय संगठन की स्थापना हुई। कहां हुई? बैंकॉक में, 8 अगस्त 1967। मेरे साथ बोलिए बच्चों, 8 अगस्त 1967। 8 अगस्त 1967 आसियान की स्थापना बैंकॉक में। कहां? आसियान की स्थापना बैंकॉक में हुआ। शुरू में इसमें 5 देश थे, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ठीक है, फिलीपींस शामिल हुए। शुरू में मात्र 5, लेकिन वर्तमान में अभी 10 सदस्य हैं। कितना सदस्य हैं बच्चों? 10 सदस्य हैं। ठीक है, सदस्य हैं। ठीक है, चलिए, करा कि बाद में इससे, ठीक है, बाद में बच्चों ध्यान दीजिएगा, बाद में कह रहा है कि बाद में भाई साहब, बाद तो बाद ही हो जाता है। चलिए, ये कलर चलेगा। करें कि बाद में, ठीक है, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ठीक है, क्रमशः 1984, अर्थात ब्रुनई की स्थापना जो हुआ 1984 में हुआ। वियतनाम जो देख रहे हैं ये 1985 में, 1997 में लाओस, उसी प्रकार से म्यांमार, कंबोडिया क्या हुआ 1999 में शामिल हो गया। अर्थात कौन कौन से देश शामिल हुआ बच्चों? कौन कौन से देश शामिल हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये म्यांमार हो गया बच्चों, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, फिलीपींस हो गया, ब्रुनई हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया। ये सब के सब जो देख पा रहे हैं बच्चों, ये सब के सब आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आसियान के कुल सदस्य जो देश हैं बच्चों वो 10 हैं। कितने सदस्य देश हैं बच्चों? 10 सदस्य देश हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं 10। ठीक है, 10 सदस्य देश हैं। आसियान के कितने सदस्य देश हैं? 10 सदस्य देश हैं। और ये सारे का, ठीक है, आप मैप देख पा रहे होंगे। ठीक है, मैप देख पा रहे होंगे। कह रहा है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 है। अर्थात आसियान के मुख्यालय है बैंकॉक। आसियान के मुख्यालय कहाँ है बच्चों? बैंकॉक में, बैंकॉक में। चलिए, अब देखिए आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आसियान का मुख्य उद्देश्य के विषय में अगर बात करते हैं, पहला है बच्चों क्षेत्रीय सहयोग के लिए दृढ़ आधार, मतलब एक दूसरे को सहयोग करेंगे। आसियान क्या है? ये 10 देशों को आपस में एक दूसरे को क्या करना है? मदद करना है। आर्थिक विकास को तेजी करना है। तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करना और साझे हित के मामलों में परस्पर सहायता एवं सहयोग को बढ़ावा देना। क्षेत्रीय आर्थिक एवं राजनीतिक स्थायित्व को सुनिश्चित करना और क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर काम करने वाले ऐसे अन्य संगठनों साथ निकट संबंध को बनाए रखना। ये सारा का सारा क्या है? आसियान के उद्देश्य हैं। क्या है? आसियान के उद्देश्य हैं। आसियान के वर्तमान में 10 सदस्य हैं। क्या? 10 सदस्य हैं और जो है मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक है। चलिए,
आसियान की शैली क्या होता है? आसियान की शैली, इसको समझिएगा। आसियान के शैली क्या होते हैं बच्चों? आसियान की जो शैलियां हैं उसमें कहता है कि अनौपचारिक टकराव रहित सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया है। अर्थात जो आसियान के अंदर 10 देश हैं वो 10 देश आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप किया, एक दूसरे से हिल मिल कर रहने लगा और ये उदाहरण जो है पूरे विश्व, पूरे वर्ल्ड लेवल पर छा गया। ठीक है, सब आसियान को अच्छा कहने लगा। ठीक है, चलिए, और ये इसे आसियान शैली कहते हैं। जो मेल मिलाप करके रहने लगा इसे ही आसियान के शैली कहते हैं। इसे ही आसियान के शैली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आसियान के शैली कहते हैं। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य देश के समूह आसियान ने अब अपने उद्देश्य को आर्थिक सामाजिक दायरे से, ठीक है, ज्यादा व्यापक बनाया है। क्या? ज्यादा व्यापक बनाया है। क्या बनाया बच्चों? ज्यादा व्यापक बनाया है। कैसा बनाया है? ज्यादा विस्तार बनाया है। व्यापक मतलब विस्तार बनाया है। चलिए, अब कह रहा आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ और उनके उद्देश्य। अर्थात आसियान के जो मुख्य उद्देश्य हैं बच्चों, कौन कौन से उद्देश्य हैं आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं? पहला है बच्चों, पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय। पहला क्या है? आसियान सुरक्षा समुदाय। तो यहाँ से थोड़ा सा जो है बच्चों, थोड़ा सा इसको ऐसे अगर हम कर देते हैं बच्चों तो यहाँ से क्या रहेगा? ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए, ये आपका हो गया आसियान सुरक्षा समुदाय सदस्य, और ये भी हो गया आसियान सुरक्षा समुदाय। आसियान आर्थिक और ये आपका हो गया, ठीक है, सामाजिक हो गया। ये आपका सामाजिक हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये सारे चीजों को याद रखेंगे। कहते हैं क्या कि यह आसियान देशों के बीच होने वाले या संभावित टकरावों को दूर करता है। कौन? आसियान का सुरक्षा समुदाय। कौन? आसियान का सुरक्षा समुदाय। और दूसरा आसियान का जो आर्थिक समुदाय है, यह आसियान देशों का साझा बाजार है। यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। आसियान सामाजिक जो है सांस्कृतिक समुदाय, यह आसियान के, ठीक है, यह आसियान देशों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों का बढ़ावा देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? बढ़ावा देते हैं। ये यहां से यहां तक एक लाइन हो जाएगा, इसके बाद डैश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या हो जाएगा? डैश हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना और उद्देश्य। स्थापना जो आसियान क्षेत्रीय मंच की जो स्थापना है 1994 में, आसियान देशों की सुरक्षा करना, आसियान देशों के विदेश नीति में तालमेल बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका क्या है बच्चों? मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे आसियान विजय 2020। क्या? आसियान विजय 2020 हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या? आसियान जो है, आसियान, ध्यान दीजिए बच्चों, तब अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आसियान, ध्यान दीजिएगा, आसियान विजय 2020 क्या होता है? विजन 2020 2020। ठीक है, 2020 मैच नहीं, 2020। ठीक है, चलिए बच्चों, बोलेंगे आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहुमुखी भूमिका में प्रमुखता दी गई है। बहुमुखी भूमिका में क्या दी गई है? प्रमुखता दी गई है। ठीक है, मतलब बच्चों 2020 तक जो आसियान एक मन में बना कर रखा था कि सारा कुछ हम बेहतर करेंगे। क्या? सब कुछ बेहतर करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। आगे कहते हैं इस विधि से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को दूर किया, पूर्वी तिमोर के संकट को भी संभाला, पूर्व एशिया सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 में नियमित रूप से वार्षिक बैठक की आयोजित किया। कौन किया? आसियान किया। कौन किया बच्चों? आसियान किया। कब? 19th सेंचुरी 99। याद रखिएगा बच्चों 1999 भारत में क्या? कारगिल युद्ध हुआ था। क्या? ये हम वर्ल्ड ये हम जो है बच्चों यहाँ पर वर्ल्ड पॉलिटी पढ़ रहे हैं, विश्व राजनीतिक पढ़ रहे हैं। जब भारत की राजनीतिक पढ़ेंगे तो वहां पर 1999 में हम कारगिल युद्ध के विषय में
में जानेंगे। अब भारत और आसियान का संबंध क्या है बच्चों, क्या भारत और आसियान का जो संबंध है उस संबंध को हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए तो बोलेंगे बच्चों भारत और आसियान का जो संबंध है, पहला ये संबंध है बच्चों, पहला ये संबंध है, पहला है कि भारत आसियान के 3 सदस्य मलेशिया, सिंगापुर तथा थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार नीति पर समझौता किया। अर्थात बच्चों आसियान के जो 3 सदस्य हैं मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, भारत ने कहा कि देखिए आसियान खराब नहीं है, हम भी आपका सपोर्ट करते हैं, भले हम उसका सदस्य नहीं है, भारत आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर से व्यापार व्यवसाय जो होगा वो मुक्त रूप में होगा। क्या होगा? मुक्त रूप में होगा, उसका कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान दीजिएगा। 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू किया और आसियान एशिया का एकमात्र संगठन है जो एशियाई देशों तथा विश्व शक्तियों राजनीतिक सुरक्षा के मामले में बातचीत करने के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। अर्थात आसियान एक राजनीतिक मंच भी उपलब्ध कराता है। यदि एशिया महादेश में कोई 2 देश ऐसा है जिनके बीच जो है काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा काफी समय से चल रहा है, व्यापार व्यवसाय दोनों देशों आपस में नहीं कर रहे हैं, ठप है, ठीक है, तो ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए एक मंच तैयार किए हैं। आइए दोनों देश और हम आपका क्या करते हैं, आपके जो अंडरस्टैंडिंग जो है खत्म हो गया उसको बेहतर करते हैं, आप दोनों को मिलाने का प्रयास करते हैं। भारत ने भी वर्ष 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति तथा वर्ष 2014 में ईस्ट एक्ट अपनाई। इससे पूर्वी एशिया के देशों से आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई। आर्थिक संबंधों में क्या हुई बच्चों? बढ़ोतरी हुई। अब हम लोग पढ़ेंगे चीन अर्थव्यवस्था का उत्थान। चीन अर्थव्यवस्था का उत्थान, जो चाइना वाले हैं उसका कैसे उत्थान हुआ, अर्थात चाइना वाले जो है कैसे अर्थव्यवस्था को बेहतर कर लिया। क्या कर लिया? बेहतर कर लिया। बोलेंगे 1978। क्या बच्चों? 1978। क्या? 1978 के पश्चात चीन की अर्थव्यवस्था एक महाशक्ति के रूप में देखा जाने लगा। कब? 1978 के बाद चाइना भी एक महाशक्ति के रूप में जानने लगा। उनको लोग वैश्विक स्तर पर देखने लगा कि चाइना भी बहुत शक्तिशाली है। क्या? चाइना भी बहुत शक्तिशाली है। चीन शक्ति का तीसरा बड़ा केंद्र के रूप में विश्व स्तर पर खड़ा रहा और अनुमान लगाया जाता है कि आर्थिक शक्ति चीन 2040 में अमेरिका को पीछे कर दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति बन जाएगा। बच्चों कह रहा है 2040। कब? 2040 में जो है अमेरिका को भी, किसको बच्चों? अमेरिका को भी पीछे छोड़कर चाइना आगे निकलेगा। क्या? चीन जो है बहुत आगे निकल जाएगा, अनुमान ऐसा लगाया जाता है 2040 तक। कब? 2040 तक। आगे ध्यान दीजिएगा। तीसरा कहता है बच्चों बड़ा भूभाग, विशाल आबादी चीन की आर्थिक वृद्धि में बड़ी भूमिका निभाता है। अर्थात कहता है विशाल आबादी है, चीन की आर्थिक वृद्धि में भी बड़ी भूमिका निभाता है। ये नहीं कि जनसंख्या अधिक है तो कोई काम का नहीं, सबके पास कुछ न कुछ टेक्निकल डिग्री है। ठीक है, यहाँ हम लोग बिहार में क्या मैट्रिक इंटर बीए फलना ढकेना करके बस बेरोजगार बैठे रहते हैं, लेकिन चाइना में क्या है मैट्रिक इंटर के साथ ही साथ जो है कई ऐसे टेक्निकल चीज 9-10 से ही सिखाया जाता है कि बच्चों क्या करे, पढ़ाई के बाद पार्ट टाइम जॉब करके बहुत सारे पैसे अर्जित कर सके। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों। कहता है 1949 ईस्वी में माओ की अगुवाई में चीन में साम्यवादी क्रांति के बाद चीन की जनवादी गणराज्य की स्थापना हुआ। जनवादी गणराज्य की स्थापना हुआ कब? 1949 में। कब हुआ बच्चों? 1949 में। 1949 में। 1978 में चीन मुक्त द्वार नीति की अपनाई। याद रखिएगा, कहेगा खुले द्वार नीति या मुक्त द्वार नीति किसने अपनाया? चीन ने अपनाया। कब अपनाया? 1978 ईस्वी में अपनाया। विश्व व्यापार में शामिल होने लगा। मुक्त द्वार की देश, ठीक है, शियांग-आंग-पेंग, ठीक है, सियाओपेंग के द्वारा अपनाई गई। इसके बाद चीन का आर्थिक विकास तेजी से होने लगा। ये जो है खुले द्वार की नीति अपनाने से चीन का जो विकास होने लगा वो बहुत तेजी से होने लगा। क्या? चाइना का जो विकास होने लगा वो बहुत तेजी से होने लगा। आगे ध्यान दीजिएगा।
आगे कहते बच्चों 1973 में चाउ एन लाई ने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव दिया। जो 4 क्षेत्र था, कहा कि नहीं, देखिए 4 क्षेत्र में अगर हम काम करते हैं तो अपने आप चीन का जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। क्या बच्चों? बहुत बेहतर हो जाएगा। कौन कौन? पहला कहा कृषि, दूसरा कहा उद्योग, तीसरा कहा सेना विज्ञान और चौथा कहा टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी। और बिल्कुल सही बात है, अगर कोई भी देश इन 4 चीजों पर काम कर ले वह आगे बढ़ सकता है। चीन ने शॉक थेरेपी नहीं अपनाया बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को, ठीक है, चरणबद्ध ढंग से खोला। क्या? चरणबद्ध ढंग से खोला। चीन का कहना है कि विकास ऐसी कुछ नहीं है, एक दिन में कोई विकास नहीं कर लेता है बहुत बड़ा, धीरे धीरे करेंगे, इसलिए हम जो है धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। 1982 में खेती का निजीकरण हुआ और 1998 में उद्योग का निजीकरण हुआ। चीन 2001 में WTO में शामिल हुआ। क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। याद रखिएगा, पूछेगा विश्व व्यापार संगठन में चीन कब शामिल हुआ, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। विश्व, ठीक है, व्यापार संगठन, ठीक है, संगठन में शामिल कब हुआ चीन ने? 2001 में। क्या? 2001 में ये शामिल हो गया। VVI है बच्चों, इसको याद रखेंगे। विश्व व्यापार संगठन में, ठीक है, कब शामिल हुआ? 2001 ईस्वी में शामिल हुआ। चलिए, चीन अर्थव्यवस्था की जो समस्या है, जो चीन है इनके अर्थव्यवस्था की जो समस्या है उन समस्याओं को भी हम ध्यान में रखेंगे। अर्थव्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, अर्थव्यवस्था इतना विकास होने के बावजूद 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। चाइना में इतनी अर्थव्यवस्था बेहतर होने के कारण अभी भी 10 करोड़ जनसंख्या ऐसा है जो बेरोजगार है। और तीसरा बच्चों कहा जाता है महिलाओं की आर्थिक स्थिति खराब होती चली जा रही है, भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी और पर्यावरण दूषित हुआ है। गांव तथा शहर के लोग ध्यान दीजिएगा, मध्य आर्थिक विषमता बढ़ी है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या? मध्य आर्थिक विषमता बढ़ी है। क्या? मध्य आर्थिक विषमता बढ़ी है, मध्य आर्थिक विषमता बढ़ी है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए चीन के साथ भारत का संबंध, अर्थात हम कह सकते हैं चीन और भारत का संबंध कैसा रहा। क्या? चीन और भारत का संबंध कैसा रहा रसगुल्ला? तो फटाक से हम लोग देख लेते हैं चीन और भारत का संबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, ये टॉपिक से क्वेश्चन रहता है। बोलेंगे कुछ समय के लिए हिंद चीन भाई भाई का नारा भी लोकप्रिय हुआ। मतलब कह रहा है कि हिंद चीन भाई भाई का नारा भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, करा सीमा विवाद पर चले सैन्य संघर्ष ने इस उम्मीद को समाप्त कर दिया। आजादी के तत्काल 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के संबंध एकदम गड़बड़ा गए। एकदम क्या हुए? गड़बड़ा गए। क्योंकि देखिएगा भारत जो है ना बच्चों, भारत से सटा हुआ तिब्बत था और तिब्बत को हड़प लिया कौन? चाइना। और हड़पने के बाद जो है भारत के बॉर्डर सटा के सैनिकों का बहुत बड़ा काफिला लगा दिया। तो भारत सरकार को खराब लगेगा ही लगेगा। अब जहां कोई सैनिक का कोई लड़ाई झगड़े का जरूरत नहीं, वहां सैनिक क्यों रखे? इसका मतलब आप लड़ाई करना चाहते हैं, इसलिए एकदम स्थिति क्या हुआ? गड़बड़ा गया। भारत और चीन दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्सियाई चीन क्षेत्र पर ध्यान देगा प्रतिस्पर्धी धावे को चलते 1962 में लड़ गए। 1962 में क्या हुए? लड़ गए बच्चों। 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी। भारत चीन संबंधों पर इसका दीर्घकालीन असर रहा। अर्थात 1962 में जो चाइना और भारत के बीच युद्ध हुआ उसमें भारत की पराजय हो गई, जिससे कि भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। फिर आगे ध्यान दीजिएगा 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनैतिक संबंध समाप्त ही रहे। इसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच संबंधों में सुधार शुरू हुआ। यानी 1962 और 1976 के बीच स्थिति चीन और भारत के बीच काफी ज्यादा खत्म रहा, काफी ज्यादा मतलब दिक्कत में रहा, काफी ज्यादा मतलब क्या परेशानी में रहा। बाद में बच्चों 1970 के दशक उत्तरार्ध में चीन का राजनीतिक नेतृत्व बदला।
राजनीतिक नेतृत्व बदलने के बाद मतलब क्या होता है कि 1970 में जो 1970 से जो पहले सरकार था वो चेंज होकर नया सरकार बना, जिससे कि भारत को एक उम्मीद की किरण जगी कि अब इन देशों से भी, चाइना से भी क्या अच्छा से मेल मिलाप हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने से भारत चीन संबंधों को सुधारने की प्रयास में बढ़ावा मिला। अर्थात 1988 में राजीव गांधी द्वारा क्या किया गया, राजीव गांधी के द्वारा बच्चों चीन का दौरा किया गया 1988 में। कब बच्चों? 1988 में। और आगे ध्यान दीजिएगा 1999 से भारत चीन के बीच व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। यानी 1999 की अगर बात किया जाए, 1988 में राजीव गांधी ने दौरा किया था और 1999 से दिन प्रतिदिन क्या प्रत्येक वर्ष 30% सालाना बढ़ रहा है, ठीक है, दोनों के बीच दोस्ती और मतलब व्यापार व्यवसाय। इससे चीन के संबंधों को नई, ठीक है, गर्मजोशी आया। चीन और भारत के बीच 1992 में 33 करोड़ 30 लाख डॉलर द्विपक्षीय व्यापार हुआ। बच्चों कितना व्यापार? तो इतना व्यापार कि जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। यानी 33 करोड़ 80 लाख डॉलर द्विपक्षीय व्यापार हुआ और 2017 में बढ़कर 2017 जहां 33 था वहां 84 अरब डॉलर हो चुका है। 84 अरब डॉलर हो चुका है, ठीक है बच्चों। करा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ध्यान दीजिएगा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2019 में भारत का दौरा किया और 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या भारत के जो प्रधानमंत्री थे बच्चों, भारत के जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी ने चीन गए और इस प्रकार दोनों देशों के आपसी जो दुश्मनी थी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगा और व्यापार व्यवसाय बेहतर होने लगा। व्यापार व्यवसाय क्या होने लगा? बेहतर होने लगा। इस प्रकार से सत्ता के जो वैकल्पिक केंद्र थे बच्चों ये समाप्त हो गया। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र जो थे बच्चों ये क्या हो गया? ये समाप्त हो गया, दी इंड हो गया। क्या? दी इंड हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है बच्चों। और उम्मीद करते हैं कि ये वन शॉट बहुत अच्छा लगा होगा। यदि इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करना चाहते हैं तो आप आज ही जाकर प्ले स्टोर पर योद्धा एकेडमी डाउनलोड कीजिए और वहां जाकर संघर्ष बैच को परचेस कीजिए और हमसे डेली पढ़ने का मौका पाइए और प्रत्येक चैप्टर का हैंड राइटिंग नोट्स, पीपीटी, ठीक है, और पैनल पीडीएफ, सारा तमाम प्रैक्टिस सेट, वीवीआई क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, तमाम चीजें आपको मिलने वाले हैं बैच के अंदर। बैच का नाम है संघर्ष बैच। मात्र बच्चों आपको मिलने वाला है कितना में? तो 1199 रुपए में। तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन कीजिए योद्धा एकेडमी। तब तक के लिए जय हिंद।